नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2016 जो कक्षा 1 से 5 में गणित के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम समय में देखिए आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं, जिसमें झारखंड के साथ साथ आपको उत्तराखंड टेट का भी होगा, उत्तर प्रदेश का भी होगा, बिहार का भी होगा, सारे का हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक कवर करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आप विभिन्न राज्यों का जैसे क्वेश्चन बैंक यदि आप लेकर के अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं विभिन्न राज्यों का तो एक सेट का आपको एक क्वेश्चन का आपको हम यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये लेते हैं, ठीक है। आपको जितने राज्यों का यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर लेकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और तो कर सकते हैं, तो आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा तैयारी के लिए। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या आया हुआ था। पहला प्रश्न है, गणित विज्ञान है अंतरिक्ष का, गणना का, संख्या का, इनमें से सभी, ठीक है। तो गणित विज्ञान किसका विज्ञान आपको बताना है। तो गणित देखिए अंतरिक्ष का भी विज्ञान है, संख्या का भी है, गणना का भी है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी, 3590 का आधा शाकाहारी और 95,950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या कितनी है आपको बतलाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जानवर कितने प्रकार के हैं, एक मांसाहारी हो गए, दूसरा शाकाहारी हो गए और तीसरा दोनों प्रकार के हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के हैं। तो मांसाहारी कितना है 530, शाकाहारी कितना है 3590 का आधा। देखिए 3590 का आधा, तो 3590 का आधा मतलब बट्टा 2 शाकाहारी, और 95,950 जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं, ठीक है। तो 3590 का आधा कीजिएगा आप, तो 1 2 2 हो गया, या 15 बच गया, 2 7 14
और यहाँ पर फिर 19 बच गया, 2 9 18 और 1 0 1795, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं मांसाहारी 530, फिर शाकाहारी लेते हैं कितना 3590 का आधा आ गया आपको 1795, और दोनों प्रकार के जानवर की संख्या कितनी है तो 9590। तो 9500 कितना है देखिएगा यहाँ पर, तो आपको दिया गया है 95,950, तो 95950, ठीक है, 95950 यही है। इसको आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ 5 आ गया, 3 9 12 और 5 17 हो गया, 5 1 6 और 7 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया, और यहाँ पर बच गया आपको 2 1 3 और 5 8 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया। यानी आपका जो आंसर आ जा रहा है वह है 98,275, 98,275 ये आंसर आपको आ रहा है, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा आपके पास है कि नहीं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन के रूप में 4 को दिया गया है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, चित्र में ओपी कोण BOC को तथा OQ कोण AOC को समद्विभाजित करते हैं तो कोण POQ कितना है, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 80 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि OP कोण BOC को, BOC कहाँ पर है देखिएगा, ये B और BOC को समद्विभाजित करता है ये OP, ठीक है। समद्विभाजित करने का मतलब कि ये जो कोण बन रहा है कितना का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है पूरा, तो ये समद्विभाजित क्या मतलब आधे बटा, तो ये कितना हो गया आपको 45 डिग्री हो गया, और ये भी आपको कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तथा OQ कोण AOC को समद्विभाजित करता है, तो AOC देखिएगा, तो AO ये C है, ठीक है। इसको कौन समद्विभाजित करता है OQ, तो OQ किया तो ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, यानी 45 से कौन बन रहा है, तो कौन POQ है, POQ है, ठीक है। तो POQ देखिए ये P से स्टार्ट रहा, PO और ये Q है, तो POQ कितना हो रहा है, ये 45 और ये 45 दोनों मिला के 90 हो रहा है, तो 90 डिग्री होगा, राइट आंसर 90 डिग्री, ठीक है। देखिए आपसे यही पूछा था POQ, तो ये सब कोण, ये भी 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है, ये भी 45, तो POQ यही पूछा है ना, तो 45 और 45 90 होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालिए, जो संख्या दी गई है उसका बहुलक निकालना है, ठीक है। आपको हम यहाँ माध्य माध्यिका और बहुलक बहुत ही अच्छी तरह से उसका क्लास भी दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हर बार आपका रहता ही है, ठीक है। बहुलक निकालिए, तो बहुलक के लिए क्या करेंगे, इसमें जो आंकड़ा दिया हुआ उसको देखेंगे कितना बार आया है। जैसे 1 देखिएगा, तो 1 कितना बार आया है, तो 1 2 3 बार, 1 3 बार आया है, चलिए ठीक। 2 को देखिएगा तो 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 और 4 बार, तो 2 4 बार आया है। अब देखिएगा 1 के 2 हो गया, फिर 4 देखिए, तो 4 कितने बार आया है, 4 1 और 1 2 बार आया है, ठीक है। फिर एक बच रहा है 3, 3 कितने बार आया है, तो 3 1 बार आया है, ठीक। इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होगा, तो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है, देखिए यहाँ पर देखिएगा कौन सा सही है। याद रखिएगा आपको पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या को हम अलग से एक वीडियो बना के दे दिए हैं, अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो यहाँ भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब प्रश्न आता है तो इसका अलग अलग से वीडियो भी बनवाया हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 होगी, तो याद रखिएगा क्या याद रखना है, परवर्ती संख्या क्या होता है, जो संख्या दिया गया है उसमें 1 जोड़ा जाता है, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, उसमें से 1 घटाया जाता है, जो है उसमें से 1 घटाया जाता है। यानी 1 जोड़ेंगे तो परवर्ती संख्या बनेगा और 1 घटाएंगे तो पूर्ववर्ती संख्या बनेगा। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है आपसे, उससे कीजिएगा
1000 की परवर्ती संख्या, तो 1000 की परवर्ती कितना होगा बताइए। तो 1000 में 1 जोड़िएगा तो 1001 हो जाएगा, ठीक है। 1001 की पूर्ववर्ती संख्या 1000, अब इसी का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती में 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बी को चेक करेंगे। अब बी को उसी प्रकार चेक कीजिएगा। बी क्या करा, 1000 की परवर्ती, तो 1000 की परवर्ती कितनी हो जाएगी 1001 हो गया, ठीक है। कि पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती 1001 हुआ है, इसकी पूर्ववर्ती जो आ गया उसी का पूर्ववर्ती बोल रहा है। परवर्ती की पूर्ववर्ती जो आया उसी की, ठीक है, में से पूर्ववर्ती मतलब 1 घटाना हो गया, यानी 1000 होगा। तो कितना बोला 999 है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 1000 की पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या 1000 है। 1000 की पूर्ववर्ती कितना होगा बताइए। 1000 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मैंने 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999 की परवर्ती, परवर्ती के लिए फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 999 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 1000। तो यहाँ बोला 1001 है तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट को भी चेक कर लीजिए। 1000 की पूर्ववर्ती, 1000 की पूर्ववर्ती, तो 1000 की पूर्ववर्ती मतलब 1000 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 999, पूर्ववर्ती में 1 घटाना है, ठीक है। कि परवर्ती, की परवर्ती, तो परवर्ती इसका कितना होगा तो 999 प्लस 1 यानी 1000 होगा। ये 1000 दो बोला गलत है, यानी इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 73 86 0 38 किससे विभाज्य है। 73 86 0 38 किससे विभाज्य है। 3 द्वारा, 4 द्वारा, 9 द्वारा, 11 द्वारा, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं हम कि विभाजन का नियम याद रखिएगा। विभाजन का नियम या जिसको कहते हैं भाग का नियम, ठीक है, क्लास 6 में बहुत अच्छा तरह से आप लोग को दिया गया है। अब रही बात कि इस नियम को हमने अलग से आपको जो भी हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं उनको टोटल PDF JCRT जैक के किताब का जो दिया गया है उसमें विभाजन का नियम है कि आप आँखों से देखते देखते यह कह पाइए कि यह 2 से विभाजित होगा कि नहीं 3 से। तो 2 से लेकर के 11 तक के विभाजन के नियम को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपको दिया गया है। जिनको नहीं मिला है, जो अभी देख रहे हैं, उनको मोबाइल नंबर शुरू में दिया गया है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और जेटेट के लिए 101% सफलता का आप परचम यहां से लहरा सकते हैं, सिर्फ जितना आपको दिया जाएगा, ठीक है। बहुत कम दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, यहाँ से सारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कुछ लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला। तो यहाँ पर 3 द्वारा, तो अब क्या कीजिएगा आप बताइए। 73 86 0 38 भागा 3 कीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। अब बताइए कितना टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, इसमें तो आप फेल ही कर जाइएगा जानते हुए भी, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो आपको 3 से विभाजन का नियम याद रखना है, ठीक है। 3 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से अगर विभाज्य है तो विभाज्य होगा। तो अंकों का योग का मतलब क्या है, ये 73 86 0 38 लिखा हुआ है ना, इसको जोड़ लीजिए तो 7 3 10 8 18 6 24 3 27 और 8 35, ठीक है। 35 में 3 से, तो 3 का पढ़ा 35 आएगा नहीं आएगा, इसलिए यह 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर हो गया। 3 का नियम में यही होता है। देखिए कितना जल्दी बन गया, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 वाला कट गया। 4 के द्वारा, 4 का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई की संख्या, इकाई और दहाई की संख्या से बनी हुई संख्या, तो इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 38 है। अगर वो 4 से भाग लगता है तो वह 4 से कटेगा, तो 38 में 4 से भाग लगेगा, 4 9 36 नहीं लगेगा, इसलिए 4 से विभाज्य नहीं है। देखिए नियम याद रखिएगा, बहुत जल्दी नहीं तो भाग देते थे परेशान हो जाएगा। 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। तो संख्या का योग कितना आया था आपका, 7 3 10 8 18 और 6 24 और 3 27 और 8 35। 35 9 से विभाजित है, तो 9 से 35 नहीं विभाजित है, इसलिए 9 से नहीं कटेगा। आपके पास बचा एक ऑप्शन 11, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। 11 का नियम क्या कहता है कि सम या विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो, ठीक है। तो 7 3 8 6 0 3 8, सम और विषम कहने का मतलब अल्टरनेटिव संख्या को जोड़ना है। जैसे 7 लिए तो उसके साथ 8 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 8 लेंगे, इसको अलग जोड़ना है। तो 7 और 8 कितना हो गया बताइएगा, 15 हो गया। 15 और 0 15 और 8 23 हो गया, ठीक।
और ये 3 के साथ लीजिएगा तो अल्टरनेटिव यानी एक छोड़ करके, तो 3 6 9 और 3, ठीक है, 3 6 9 और 3 12, तो 23 में से 12 ही घटा दीजिएगा, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो 23 में से 12 तो 11 11 आया ना, इसलिए ये 11 से विभाजित है। क्लियर? तो इस तरह के सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। विभाजन का नियम या भाग का नियम को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनको दिक्कत होगा बोलिएगा, उनको सारा नोट्स PDF ये सब सारा कुछ मिल गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, दो संख्या का गुणनफल, तो मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इसका गुणनफल दिया हुआ है 5/4 और उनमें से एक संख्या 5/6 है। तो एक संख्या कोई, चाहे x को आप 5/6 मान लीजिए, चाहे y को 5/6 मान लीजिए। अगर x को 5/6 मानिएगा तो y निकालना होगा, y को 5/6 मानिएगा तो x निकालना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। सबसे पहला चीज तो दो को संख्या आप मान लीजिए x y, तो x इंटू वाई बराबर 5/4 हो गया। ठीक, यदि एक संख्या इसमें से, ठीक है, क्या है, यदि एक संख्या इसमें से 5/6, एक संख्या चाहे x की जगह पर रखे चाहे y की जगह पर रखे, ठीक है। तो अब हम x की जगह पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 गुने y बराबर हो जाएगा 5/4 हो गया। अब देखिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5/4 और भागा जो कीजिएगा वो हो जाएगा 5/4 भागा यहाँ पर हो जाएगा 5/6, ठीक है, 5/6 यही हो जाएगा ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना होगा आपको, 5/4 अब भागा है तो भागा गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक, अब 6/5 हो गया तो 5 5 कट गया। अब 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 इसका आंसर होगा। 3/2 किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है? निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है? पर्वत, रोटी, कमरा, पतंग। ठीक है, पर्वत लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, रोटी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कमरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, पतंग में केवल लंबाई और चौड़ाई है। ये 3D आकृति नहीं है, यानी पर्वत भी 3D आकृति है, रोटी भी 3D आकृति है, कमरा भी 3D आकृति है, यानी पतंग जो है 3D आकृति नहीं है। क्लियर? चलिए अगला। एल तथा एम रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एल तथा एम रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए चित्र जैसा कोण बनाती है। यदि x 45 डिग्री तो y z तथा u के क्रमशः मान कितना होंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर को आप याद रखिएगा इस तरह से, ये यदि दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है, नियम ये बहुत बार आपको किताब में दिया गया है, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे और इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, ऐसे है और इसमें ऐसे है, तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का, यानी इसको और इसको मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। आपको इसी तरह से दिया गया है ना, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से दिया गया है आपको कटिंग करके, ये है और इधर से ये है। ठीक है, ये आपको x है, ये x है, ये z है, ये y है और ये u है। ठीक, अब x का मान 45 डिग्री दिया है, x का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री दिया हुआ है ना। अब देखिए तो x 45 है तो z भी आपका 45 होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जितना x होगा उतना ही z होगा, तो z आपको 45 डिग्री निकल गया। ठीक, अब y कैसे निकालेगा, तो y के लिए देखिए ध्यान रखिए, एक सीधी रेखा पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, क्या ध्यान देना है आपको, एक सीधी रेखा देखिए ये जा रहा है ना, और इसके साथ a यहाँ पर मिला हुआ है, a मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा तो इतना और इतना मिला कितना होगा, 180 डिग्री, तो z आपको 45 डिग्री निकल गया है, तो ये y है, तो z प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इतना पर याद रखिए, z प्लस वाई बराबर 180 होगा ना, तो 180 में से 45 घटाइएगा तो y कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जब y 35 हो गया तो नीचे वाला ही बराबर होगा, जब y 35 हो गया तो नीचे u है आपका, तो u भी कितना होगा, 135 होगा,
तो y 35 होगा, u 135 होगा, z 45 होगा। अब देखिए आपको क्या बोला है, जैसे ये 45 था तो ये भी आपका 45 हो गया, और एक सीधी रेखा पर इस नियम के अनुसार बनाइएगा तो ये z और y मिलके एक कितना हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री होगा। तो 45, 180 में से 45 घटाइएगा तो ये 135 होगा, ठीक है। तो 135 y है तो u भी 35 है। आपसे क्या बोला है, y z u, तो y कितना आया आपको, y जो आया है आपको 135 आया है सबसे पहले, ठीक है, 135 हो जाएगा। फिर z कितना आया है, 45 डिग्री आया है, ठीक है। फिर u कितना आया है, 135 डिग्री आया है। तो 135, 45 और 135 किस में होगा, 135, 45 और 135 सी में है। तो राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत हल्के प्रश्न आते हैं और सब JCERT जय के किताब के आते हैं झारखंड में, एकदम कन्फर्म मान लीजिएगा, ठीक है। ये सारा प्रश्न यदि आप में से कोई शिक्षक होंगे सरकारी विद्यालय में तो आप देख रहे होंगे 1 to 5 6 का यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न करके आपको आया है। तो आप सभी यहाँ पर इसी स्टैंडर्ड का तैयारी करेंगे, इसी स्टैंडर्ड का प्रश्न होंगे, लेकिन ये भी प्रश्न बहुत से नहीं बन पाते हैं क्योंकि एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज, अगला प्रश्न है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजा की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC है, ये समकोण त्रिभुज में सीधा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ABC मान लीजिए हम ले लिए, इसमें क्या है BC तथा AC भुजा की लंबाई, BC तथा AC भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको BC तथा BC, ठीक है, ABC BC तथा AC भुजा की लंबाई से 3 कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होगा तो ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ABC, BC तथा AC सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गए, तो ये आपको BC, ठीक है, BC कितना कह रहा है आप देखिएगा, तो BC का है 3 और यहाँ पर लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर है। AC हो गया 4, तो ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण बराबर क्या होता है आपको याद होगा, इसका एक फार्मूला होता है, देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है तो सबसे बड़ी भुजा बराबर क्या होता है, उसके दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा रूट हो गया कर्ण बराबर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और 1 हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा, क्लियर। 5 हो गया, 5 किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल है, ठीक है। 1099, 1100, 1999 या 1090 क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तथा सबसे छोटी संख्या। देखिए 3 अंकों का 3 अंकों का कहेगा, 2 अंक का कहेगा तो 1 पर 1 0, 3 अंक का कहेगा तो 1 लिखिए और 2 0, 4 अंक का कहेगा छोटी संख्या तो 1 लिखिए और 3 0। दिमाग में आ रहा होगा कुछ। अगर 2 अंक का छोटी संख्या कह रहा है तो 10 हो गया, 3 अंक का कह रहा है तो 100 हो गया, 4 अंक का कह रहा है तो 1000 हो गया छोटी संख्या, ठीक। मतलब कि 3 अंक का कहे तो 1 एगो और 2 गो 0, 4 अंक का कहे तो 1 एगो, 4 अंक का रहा तो 0 का एगो रहेगा, 3 गो रहेगा, क्लियर हो गया ऐसा। चलिए अगला देखिएगा, और सबसे बड़ी, तो यहाँ पर अगर 2 अंक का बड़ी का रहा तो 2 गो 9, 3 अंक का बड़ी का रहा तो 3 गो 9, 4 अंक का बड़ी संख्या का रहा है तो 4 गो 9, ऐसे करना रहता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आगे क्या हो गया, तो आपसे पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 3 को 9 हम ले लिए, तथा सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 2 को 0 का योगफल क्या होगा। तो योगफल कितना हो गया 9, 9, 9, 1 10, यानी 10 99, ठीक है। 10 99 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 99 किस में है, ए में है, राइट आंसर आपका ए हो गया, क्लियर। चलिए सभी आकृतियों के छायांकित भाग का योगफल निकालिए, ठीक है। देखिए छायांकित भाग को निकालने के लिए एकदम पूरा आपको JCERT किताब में देखिएगा बहुत अच्छा तरह से दिया गया है और समझाया भी गया है, ठीक है। तो छायांकित भाग जैसे क्या होता है,
तो छायांकित भाग बराबर होता है छाया किया हुआ भाग बट्टे कुल भाग। तो इसमें देखिएगा तो छाया किया हुआ भाग एक गो है और कुल भाग का एगो है, तो एक और एक दो गो है, तो इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। प्लस ये टोटल किया हुआ है तो एक भाग पूरा एक भाग को कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल 2 भाग में बटा हुआ है लेकिन एक भाग छाया किया हुआ, तो छायांकित भाग हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1/2। और ये कितना हो जाएगा, तो छायांकित इसमें 2 है, 2 खाली, यानी टोटल 4 गो भाग है, 2 छायांकित, यानी 2/4, ठीक है। यही हो गया ना। अब देखिए तो यहाँ पर हो गया ये 1/2 बनाइएगा, 1/2, ये 1 हो गया मतलब 1/1, ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2 और अगला हो गया 2/4, ठीक है। अब देखिए 1/2, 2/4 इसको काट देंगे, यानी 1/2 ये भी हो गया। तो देखिए ये हो गया आधा, अगर इसे जोड़िएगा तो आधा और आधा कितना हो गया बताइए, 1 हो गया ना। और ये कितना हो गया, 1.5 हो गया। और फिर ये कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर ये 1 जोड़िएगा तो 3 हो गया, ऐसे। और नहीं तो आप अगर उस तरह से जो भिन्न का जोड़ बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये पहला का 1/2, फिर से एक बार लिख लेते हैं, बना लीजिएगा। 1/2, फिर 1, फिर 1/2, फिर 1/2 और 2/4 यानी 1/2। तो 2 का लघुत्तम लीजिएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 1 हो गया, 1 एकम 1 ऊपर 2 हो गया, 2 एकम 2 ऊपर 1 हो गया, 2 एकम 2 ऊपर 1 हो गया और 2 एकम 2 ऊपर 1 हो गया, ठीक है। 1 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 और बट्टा 2 हो गया, 2 3 6, यानी किसी तरह से 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 किस में, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यदि a/b बराबर 1/2 तो a + b बट्टा a - b किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए इस तरह का प्रश्न अगर आए आपको तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, a/b बराबर 1/2 दिया है तो आपको समझना है कि a का मान 1 है और b का मान 2 है। अपने स्तर से आप ऐसा बनाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो आपसे क्या पूछा है, a + b बट्टा a - b। तो a कितना है, 1 मान लेना है, b कितना 2 मान लेना है। तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2, a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 1 में से 2 गया तो -1, 3। अब बट यहाँ -1 है तो ये माइनस में हो गया, तो ऑलरेडी इसका आंसर -3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। -3 आंसर किस में है, तो -3 आंसर ए में है, ए यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है, ठीक है, तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आप लोगों को। एक व्यक्ति 11 अमरूद ₹1 में, यानी 11 अमरूद का क्रय मूल्य खरीदता है, क्रय मूल्य 11 अमरूद का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 1 अमरूद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1/11 रुपये, याद रखिएगा, ठीक है। 1 अमरूद का क्रय मूल्य 1/11 रुपये निकल गया, ठीक है। तो अमरूद का क्रय मूल्य का निकल गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 100 अमरूद, क्या बोल रहा है, 100 अमरूद का बोल रहा है, ठीक है। तो 100 अमरूद का आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, क्या कीजिएगा, 100 अमरूद कितना में खरीदा गया है, देखिए 100 अमरूद जो है वो आपका खरीदा गया है यहाँ पर कितना में, तो 100 अमरूद खरीदा गया है 11 रुपये में, ठीक है। 100 अमरूद 11 रुपये में खरीदा गया है, क्लियर। तो 1 अमरूद का आप निकालिएगा, क्या कीजिएगा, 1 अमरूद का निकालिएगा, तो 100 अमरूद का देखिए यहाँ पर इस तरह से हम बनाएंगे। अब अगला क्रय मूल्य निकल गया है, तो 100 अमरूद का यहाँ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य है कितना, 100 अमरूद का विक्रय मूल्य 11 रुपये, ठीक। तो 1 अमरूद का विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, तो 11/100, 11/100, ठीक है। तो अमरूद का क्रय मूल्य भी निकल गया है आपका और विक्रय मूल्य भी निकल गया, ठीक है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका आ गया, अमरूद का क्रय मूल्य कितना आ गया बताइए, अमरूद का क्रय मूल्य आ गया 1/11 और विक्रय मूल्य कितना आ गया 11/100, ठीक है। 11/100 कौन ज़्यादा है, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, ठीक है। तो क्या होगा, लाभ होगा ना। तो लाभ अब आप पहले निकाल लीजिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत यहाँ नहीं निकालना है, तो अब तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया है बताइए, तो विक्रय मूल्य आपको आ गया है 11/100
और यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया है आपका 1/11 आ गया है ना। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो 100 और 11 का लघुत्तम कितना होगा, देखिएगा यहाँ पर 100 और 11 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पर आपका आ गया है 11/100, ठीक है, और माइनस आ गया है आपका 1/11, 11 और 100 का 11, 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, तो 100 से 1100 में 11, तो 11 × 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 11 से 100 में देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। तो 121 में से 100 जाएगा तो आपको बचेगा 21/1100, कितना बचेगा 21/1100। ये आपका क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, ये आपका लाभ निकल गया। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, अब लाभ निकला तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकाला तो लाभ आपका कितना है, तो 21/1100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा 21/1100, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य आपका कितना था, तो क्रय मूल्य आपका था 1/11 और इंटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक। तो ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, आप तो 21/1100 इंटू 11 बट्टा हो जाएगा 1 और इंटू क्या हो जाएगा 100, यही हो जाएगा ना। तो ये 100 से ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 11 से 11 कट गया, बचा आपके पास 21, यानी राइट आंसर होगा 21%, ठीक है। 21% किस में है, तो 21% आपका सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाता है, तो x का मान है, AOC तथा BOC एक रैखिक युग्म बनाता है, तो x का मान है 15 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, ये अभी भी फॉर्मूला आपको बताए थे, एक सीधी रेखा को कितना बार भी काटा जाए तो ये सभी मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोण 180 डिग्री, यानी अगर ये x है, ये y है, ये z है, u है, तो यानी हो जाएगा x + y + z + u मिला करके 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कैसे किया है, तो यहाँ पर इस तरह से फिगर है और ऐसे है, वही फिगर है, इधर 4x है, इधर 2x है, तो ये कोई कुछ भी दिया हुआ है, तो रैखिक युग्म पर कितना डिग्री कोण बनता है, एक रैखिक युग्म पर तो 180 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए, 180 का बनेगा, तो ये है 4x डिग्री + 2x डिग्री, ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6x डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, 6 से कितना बार में कटा 30 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निकालिए, ठीक है। एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई ये 8 सेंटीमीटर मान लिए और ये 6 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। तो इसका परिमाप, तो देखिए सम चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए हमको क्या जानकारी होनी चाहिए, भुजा, अगर भुजा तभी ना होगा। सम चतुर्भुज का परिमाप उसी को हम वर्ग कहते हैं, बराबर 4 इंटू क्या होता है भुजा, हमें भुजा पता ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो भुजा हमको निकाल लेना है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो देखिए भुजा निकालने के लिए आपको जो सम चतुर्भुज आप बनाएं, ठीक है, सम चतुर्भुज बनाए, इसे विकर्ण दिया हुआ है ना, एक 8 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना डिग्री पर एक कितना डिग्री पर समझा 90 डिग्री पर, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 8 मतलब ये भी 4, ये भी 4, अगर ये 6 है तो ये भी 3 और ये भी 3 है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण आप निकाल लीजिए, तो कर्ण कितना निकल जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट हो गया, 16 9 25 का वर्गमूल हो गया 5 हो गया, ठीक है। यानी आपको एक निकल गया, कोई भी एक निकला, चाहे भुजा इस तरह से था, इस तरह से, तो ये आपको निकल गया, ये 5 निकला, तो ये 5 है, तो सम चतुर्भुज ये भी 5 है, ये भी 5 है, तब इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 ×
भुजा, ठीक है। तो 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 4 गुने 5 यानी 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, डी में है, तो डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिएगा, अभी समय 2:17 अपराह्न है, तो अभी से 11 घंटे 59 बाद का समय क्या होगा? ठीक है, कितना बजेगा? 2 बज के 3 बज के 4 मिनट। देखिए अभी जो आपको समय 2:17 अपराह्न है, याद रखिएगा। अपराह्न, पूर्वाह्न मतलब 12 बजे के पहले, और अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद, यानी अभी दोपहर का समय चल रहा है। ठीक है, अपराह्न मतलब अभी दोपहर, अपराह्न का मतलब अभी दोपहर का समय चल रहा है। दोपहर में कितना हो रहा है? 2:17। तो इसको देखिए 24 घंटा वाला टाइम टेबल में आप बना लीजिएगा। तो आप जब रेलवे का घड़ी उड़ी देखते होंगे, तो आप 24 घंटा वाला में जब घड़ी करते हैं, तो ये 2:17 को क्या बोलेगा? 14:17 बोलेगा। क्या बोलेगा? 14:17। ठीक है, यानी 12 के बाद 2 घंटा और ये 17 मिनट। ठीक है, तो ये 14:17 हो गया। और 14:17 के बाद फिर 11 घंटा 59 मिनट इसमें और जोड़िए आप। ठीक है, तो 14:17 में देखिए आप क्या कीजिएगा, 14:17 में 11:59 आप और जोड़ लीजिए। ठीक है, 11 घंटा और जोड़ लीजिए। तो इसको आप जब जोड़िएगा तो 7 और 9 16 हो गया। ठीक है, 1 1 2 और 5 7 हो गया। अब 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया, और 1 1 2 हो गया। ठीक है, 1 1 2 हो गया, 25 76 हो गया। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर 2:17 यानी 14 था, उसमें 11:59 हो गया, 7 9 16 हो गया, 1 5 6 1 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1 1 2 हो गया। ठीक, अब देखिएगा इसमें तो आपको क्या बोल रहा है, समय क्या होगा, क्या बज रहा होगा उसके पास। तो देखिए इसको जो आप जोड़े हैं, तो यहाँ पर जो घंटा मिनट का जो जोड़ होता है उसको आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा। 1 घंटा उधर चला जाएगा, तो 14:17 था और 11:59 था, यही ना था। तो 9 7 कितना हो गया था? 16 हो गया था, 5 1 6 1 7 हो गया था, और 4 1 5 हो गया था, और 1 1 2 हो गया था। अब देखिए 76 कभी नहीं होता है, यहाँ पर 60 के अंदर मैंने 59 तक होता है। तो इसका घटाव में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 60 जो हो गया 1 घंटा हो गया, तो 60 इसमें से 60 घटा दीजिएगा, 76 मिनट में से 60 घटा दीजिएगा, तो आपको बच जाएगा 16 मिनट। और ये 60 लिए तो ये 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा इसमें जुड़ा जाएगा, यानी 26 हो जाएगा, 26 16 हो गया। ठीक है, 26 16, तो ये जो समय है 24 घंटा वाला में हम लेते हैं, 24 घंटा वाला में से, तो 26 16 में से आप 24 घंटा घटा दीजिएगा, यानी आपके पास बच जाएगा यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको, तो 2 16 2 16। अभी 2 16 कौन सा समय होगा? तो प्रातः का समय होगा, सुबह हो रहा होगा, सुबह हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 16 प्रातः आपका समय हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि 1 मीटर 3.29 फीट है, तो अनिल द्वारा 9 घंटा 46 मिनट 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? वह तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। ठीक है, और ये दूरी आपको किसे बताना है? मील में बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 मीटर में इतना फीट दिया है आपको, ये आगे समझने के लिए। अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 20 सेकंड 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? ठीक है, 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकंड में, यदि वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो इसका चाल कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जो है आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और ये अनिल द्वारा जो यहाँ पर दूरी दिया गया है, समय दिया गया है। ठीक है, दूरी की समय ये कितना है? 9 घंटा 46 मिनट 40 सेकंड, तो 9 घंटा हो गया। ठीक है, 46 मिनट। ठीक है, 46 मिनट, इसको आप क्या कीजिएगा, तो मिनट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिनट को जब आप सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो आप देखिएगा 9 + 7/9 ये चेंज हो जाएगा। मिनट को सेकेंड में कीजिएगा, मिनट को घंटा में कीजिएगा, और सेकेंड को यहाँ पर किस में कीजिएगा, इसको भी घंटा में कीजिएगा, तब आपको घंटा में आ जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो 9 + 7/9 आएगा। इसको डिटेल्स में हम लोग और देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इसका प्रश्न नहीं तो बनेगा, इसको हम अलग से रफ आपको बना देंगे। ठीक है, 9 + 7/9 आ गया। अब देखिए इसमें आपको जो समय आ जा रहा है वो जा रहा है 88/9 घंटा। कितना आ जा रहा है? 88/9 घंटा। ठीक है, तो अब कितना होता है 88/9 घंटा? तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो आप दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर कितना हो गया? चाल इंटू समय हो गया। ठीक है, तो चाल कितना है? 9, और समय कितना लगा? तो 88/9। कितना निकल लगा? 88/9 ये आपको लगा। ठीक है, किलोमीटर। 9 9 कट गया, यानी आपको हो गया 88 किलोमीटर। क्लियर, 88 किलोमीटर आ गया। तो इसको किस में बोल रहा है?
कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर में 3.29 फुट, ठीक है। तो 88 गुने किलोमीटर को आप किस में बदलिएगा, मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर हो गया। तो 88 गुने कितना हो गया 1000, ये मीटर में हो गया, ठीक है। अब मीटर में फीट को बदलिए, मीटर में किसको बदलिएगा, मीटर को अब फीट में आपको बदलना होगा, यही ना है। अब देखिएगा तो 1 मीटर में कितना होता है, आप देखिएगा तो 1 मीटर में आपको जो फीट होता है वो आपको यहाँ पर हो जाएगा 88/5280 होता है, ठीक है। 5280 मील होता है, ठीक ना। और यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ देखिए, तो 3.29 फीट दिया हुआ है। तो 88 गुने आप क्या करिएगा 3.29 फीट कीजिएगा। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 28,952, कितना आ जाएगा 28,952, ठीक है। अब देखिएगा ये किस में आ गया, ये फीट में आ गया 28,952 ये फीट में आ गया। इसको मील में बदलना है, ठीक है। तो एक मील में कितना होता है, तो 5280 फीट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 5280 फीट हो गया, ठीक। तो आपको यहाँ पर अभी कितना फीट आया था, तो 28,9,520 फीट आया है, ठीक है। तो अब फीट को मील में बदलिएगा, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर मील में बदलने के लिए 28,9,520 बट्टे 5280 होता है, ठीक है। अब ये किस में आ गया, मील में आ गया, ये 0 कट जाएगा, तो 28,952 बट्टे हो जाएगा 528, ठीक है। इसको विशेष डिटेल्स देखिए नीचे बनाया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस छोटे से पर्दे में, इसलिए आपको इस तरह से यहाँ पर दिखा दिए हम, ठीक है। इसका डिटेल्स और अलग से भी आपको बना करके हम दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है, ठीक है। रवि का वर्तमान उम्र अभी 18 साल का है और उसका बड़ा भाई क्या है, तो उससे 5 साल बड़ा है, यानी बड़ा भाई का वर्तमान उम्र 23 साल है, ठीक है। 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र, 15 साल पहले उसका बड़ा भाई की उम्र कितना हो जाएगा, तो 23 में से 15 मतलब 8 साल हो जाएगा। और रवि की वर्तमान उम्र में कितना अंतर है, और रवि का वर्तमान उम्र अभी कितना है 18 साल है, तो 18 - 8 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। तो 10 साल किस में है, सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू प्रिंट तैयार किया जाता है शिक्षण के लिए, शिक्षण योजना के लिए, प्रश्न पत्र के लिए, शिक्षण साधन के लिए, ठीक है। तो ब्लू प्रिंट जो तैयार होता है वो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। देखिए अगला है, हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है, वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है, ठीक है। देखिए 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है ना। तो सबसे पहले एक बार जो चक्कर लगाता है उसकी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है, तो 2 हो गया 22/7 हो गया। और r जो है 70 मीटर त्रिज्या है, तो ये 70 हो गया, तो 7 दहियम कितना हो गया 70, तो 22 दूनी 44, 44 दहियम 440, ठीक है। और वो प्रतिदिन क्या एक चक्कर का 440 मीटर निकला, लेकिन प्रतिदिन वह कितना लगाता है 4 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो प्रतिदिन वह कितना दूरी तय किया, तो 440 गुने 4 चक्कर लगाया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 1760 ये मीटर हो गया, ठीक है। 1760 मीटर हो गया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, बट्टे 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 ये कट गया। अब 176 में 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 1.76 किलोमीटर हो गया, 1.76, 1.76 किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का तिगुना हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु कितना है, ठीक है। अरुण का वर्तमान आयु x मान लीजिएगा, तो 3 साल बाद अरुण का कितना आयु होगा, x + 3 होगा। और 3 साल पहले कितना होगा, x - 3 होगा। अब प्रश्न से ही आप समझ लीजिए कि 3 साल बाद जो अरुण की आयु, 3 साल बाद जो अरुण की आयु है 3 साल पहले की आयु का 3 गुना है, यानी ये 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए 3 गुना आप इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो x + 3 बराबर 3 से x में 3x और -3 तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। x से यहाँ 3x को घटाएंगे, x - 3x बराबर -9 - 3 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2x और -9 और -3 -12। अब देखिएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, यानी x बराबर 6, तो वर्तमान उम्र 6 होगा, 6 साल। ठीक है, 6 किस में ऑप्शन है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि एक गाड़ी 50 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मील को आपको घंटा में बदलना पड़ता है। ठीक है, 83 नंबर है आपको। ठीक है, 50 मील प्रति घंटा है तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी, सबसे पहले दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय, तो 50 मील, चाल आपका यही है 50 किलोमीटर पर 50 मील प्रति घंटा यानी बट्टा घंटा इंटू समय, तो ये 6 घंटा हो गया, घंटा घंटा कट गया, 50 छक 300 यानी 300 मील हो गया। ठीक है, 300 मील हो गया, लेकिन आपको दूरी को किलोमीटर बताना, अभी दूरी को किस में आप बता रहे हैं, मील में बता रहे हैं। ठीक है, 300 मील हो गया। अब देखिए 300 मील, एक मील में कितना होता है, तो एक मील में होता है, देखिए आपको एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 300 मील है, 300 गुने 1.609 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर आएगा 483 किलोमीटर। कितना आएगा, 483 किलोमीटर। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है। ठीक है, देखिए 2 गो वर्ग है, एक का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, एक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसका जरूरी पड़ेगा, भुजा का। जब तक भुजा नहीं पता चलेगा तब तक आप क्षेत्रफल निकाल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप तो दिया हुआ है ना, तो पहला के वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, यानी पहला का भुजा है 3 सेंटीमीटर, पहला का भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दूसरा का आप देखिएगा, यहाँ पे दूसरा का आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका दूसरे का परिमाप आ रहा है 24, तो 4 गुने ए बराबर कितना हो गया, 24। ए से ये देखिए यहाँ पर ए रह जाएगा, 4 छक 24 यानी हो गया 24। ठीक है, यानी बड़ा वाला जो छोटा वाला वर्ग है उसका भुजा कितना है, 3 है, और जो बड़ा वाला है उसका भुजा कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कीजिएगा तो 36 आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुने भुजा, और जब छोटा वर्ग का क्षेत्रफल कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए आपको, भुजा गुने भुजा यानी 3 तिहाई 9। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना है बताइए, तो ये 9 है और ये 36 है, तो कितना गुना होगा, 9 चौके 36, 4 गुना होगा, तो 4 गुना होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, सभी। तो रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए इसमें वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, प्रासंगिकता भी होना चाहिए, इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइकिल के एक पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितने बार चक्कर काटेगी। ठीक है, साइकिल के देखिए पहिए की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, परिधि जो है आपको दिया हुआ है, मतलब कि एक बार में वह कितना दूरी तय कर रहा है, एक बार साइकिल रोटेट करेगी तब। ठीक है, तो साइकिल के पहिए की परिधि एक चक्कर में कितना बार करेगी, तो 2 मीटर, देखिए यही दिया हुआ है 2 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 200, ये भी मीटर में हो गया। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपको हो गया मीटर दूरी तय करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना, तो 16, इसको आप जब हल कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 और 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 204 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 204, यानी 204/100 हो गया। ठीक है, 204/100 मीटर हो गया। अब 16.83 किलोमीटर की दूरी में यह साइकिल कितने बार चक्कर लगेगी, किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए, 16.83 को जब आप मीटर में बदलिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 16.83 ये किलोमीटर में है। ठीक,
किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। इसको बदलिएगा तो यहाँ पर 2 गो जीरो कट जाएगा, यानी 16830 आएगा। ठीक है, 16830 आएगा। ठीक है, तो 16830 है और एक बार में आपको चल रहा है कितना, तो ये आपको आया था यहाँ पर देखिए 204/100, तो 204/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 204 नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको आप भाग दीजिएगा, क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 8250। कितना आ जाएगा, 8250 चक्कर आ जाएगा। आप भाग देके देखिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि 20% आती है। उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लागत प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जो 87 नंबर प्रश्न का, उसका राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, तो 20%। कितना आएगा, 20% इसका राइट आंसर होगा। इसको बनाइएगा, बहुत बड़े प्रश्न के कारण ये यहाँ पर इसमें नहीं बन पाएगा, इसको हम अलग से आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, अगला है, यदि 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है तो 3.5 किलोलीटर जल का वजन कितना ग्राम होगा। ठीक है, इसको देखिए आप बना सकते हैं, एक छोटा सा है। यदि 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोलीटर, 3.5, तो 1 किलोलीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 किलोलीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 3.5 गुने यहाँ पर कितना करेंगे, 1000 हो गया। ठीक है, 1 जीरो से कटेगा, यानी 3500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3500 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 3500 लीटर। अब इसको घन सेंटीमीटर में हो गया, तो 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है। ठीक है, तो ये घन सेंटीमीटर ये हो गया आपका, कितना बन जाएगा, तो ये आपको 3500 लीटर है, मतलब इसको घन सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 और जोड़, 1000 से गुना करना पड़ेगा। 3500 ये किस में, लीटर में, और 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है, तो इसको घन सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 35 पर 5 जीरो, 35 पर 5 जीरो हो जाएगा, 35 पर 5 जीरो, और ये किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, घन सेंटीमीटर में हो जाएगा, और 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम है, तो ग्राम में हो गया। और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा। ठीक है, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ये ग्राम से किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 3500 होगा। 3500 किस में है, तो 3500 आपका डी में है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर किसी को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को दुगना काम 16 व्यक्ति कर सकेंगे। ठीक है, देखिए आदमी, दिन, समय और वर्क, इस सूत्र को याद रखिएगा, M1 D1 H1 W1। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए होता है कि दो को वाक्य होता है। एक यहाँ से देखिए जितना दिन में कर सकते हैं यहाँ समाप्त होता है, फिर दूसरा यहाँ शुरू होता है, एक इसमें नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ देखिए, M1 फार्मूला होता है M1 D1 H1 W2, और बराबर होता है क्या चीज़, M2 D2 H2 W1, ये बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरह से चुनते चलिएगा, तो ऊपर में M1 कितना है, 50 है, और H1 कितना है, 8 है, और D1 कितना है, 12 है, और वर्क कितना ये नहीं दिया हुआ अभी। ठीक है, तो वर्क यहाँ पर दिया हुआ, देखिए पूरा कर सकते हैं। अगला ले लेते हैं, तो यहाँ पर 16 है और 16 घंटा काम करते हैं, 16 दिनों में प्रतिदिन काम करके उसी काम को दुगना 60 है, 60 है। ठीक है, और यहाँ पर 16 दिनों प्रतिदिन कितने घंटे, घंटा निकालना है। ठीक है, क्या है, H2 निकालना है। W2 यहाँ पर देखिए दुगना दिया है, क्या दिया है, कितने घंटे काम कर सकते उसी काम का दुगना, वर्क दुगना दिया है, तो इसमें 2 जाएगा और इसमें 1 रहेगा। ठीक है, तो 50 गुने 8 गुने 12 गुने 2 बटे 16 गुने 60 गुने H गुने 1 है। इसी को हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा देखिए आपका 10 घंटा। कितना आ जाएगा, 10 घंटा। तो 10 घंटा किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण क्या है, कौशल का प्रदर्शन, सूक्ष्म पाठ योजना, विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सबसे पहला चरण जो होता है विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना। क्लियर। देखिए इसमें बहुत कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं जो इसमें नहीं बन पाए थे, उसको हम आंसर बता दिया है, लेकिन उसको अलग से जो कॉपी हैगा उसमें आपको नोट्स बना के हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी देख लीजिएगा, उसको बड़े बड़े चैप्टर जैसा आपको हम यहाँ पर उसका टॉपिक को बता देंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।